हमारा जो है आर्टिकल वो है लैंड रिफॉर्म एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा और इंफॉर्मेटिव एडिटोरियल है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रेस क्या हुई है, और दूसरा इसमें जो बेसिक डिस्कस कर किया गया है वो एक कंसेप्ट है जिसको कह लें कि ओवर डेवलप्ड स्टेट के हिसाब से वो है यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इसके अलावा एक रिपोर्ट है, कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल स्टेट के कंपैरिजन के हिसाब से रोजिटा आर्मिटेज की। तो इसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो शुरू करते हैं इसको। Land reform and a creative execution of an industrial policy are the key steps that Pakistan will need to implement achieve progress. लैंड रिफॉर्म्स जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, स्टेप है आगे प्रोस्पेरिटी के लिए। तो पाकिस्तान इसको कर सकता है, कोई भी डेमोक्रेटिक स्टेट है वो इसको आसानी से कर सकती है। यूसुफ नजर सजेशन, तो ये साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो एक आगे एक और डिकेड का जो कह लें कि मिलिट्री रूल होना चाहिए। ये इसको काफ़ी आर्ग्यू करते हैं, इसको काफ़ी सपोर्टर हैं इसके। तो लेकिन राइटर के मुताबिक राइटर कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो यंग पीपल हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा जो कह लें कि एक जोक है, क्रूअल जोक है, जो अपने फ्यूचर के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप होती है ये शुरू में तो इससे बड़ी उम्मीदें लोगों को मिलती हैं, लेकिन जो आहिस्ता आहिस्ता जो इसका जो अपनी ये सारी पावर्स हैं ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेसीज को वो शिफ्ट कर देते हैं। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को, जो अपने प्रिविलेजेस हैं उसको सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। और जो इस मतलब जो बड़े लैंडलॉर्ड्स कह लें या बिजनेस क्लास कह लें उसको ये करने की कोशिश करते हैं, फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो आम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता, इससे आम जो लोग हैं उनको इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो पाकिस्तान पहले ही बहुत से मिलिट्री रूल्स का जो है वो उसको उसमें वो रह चुका है। मिलिट्री रूल्स से के अंडर पाकिस्तान जो है वो काफ़ी इसको सफ़र करना पड़ा है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में सारे जो रूल रहे हैं, मिलिट्री रूल, पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप काफ़ी टाइम रही है। तो इससे पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए कोई जो है वो रोड मैप या मैकेनिज्म नहीं बनाया गया। तो हम अथॉरिटेरियन रूल, जो अथॉरिटेरियन रूल है, जो डिक्टेटरशिप है, उसको हम दोबारा से जो है वो नहीं कर सकते कि वो दोबारा होना चाहिए। उसको हम अभी मतलब अपने कंट्री के लिए जो है सिक्योर प्लान वो नहीं कंसिडर कर सकते। तो अगर नज़र साहब की जो है सजेशन है तो ये इसका और तो कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता। मतलब ये अगर ये ऐसा पॉसिबल हो तो ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो पहले से ही मतलब वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा वो ख़ाइफ़ हैं कि क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी, उनको कानूनी हैसियत जो है वो अपनी ख़तरे में नज़र आ रही है। तो ये इससे पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, कंट्री को इससे कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। ये एक कह लें कि कोई एग्जोटिक प्लान है जो नॉन सेंसिबल कह लें है। तो ये एक ओवर डेवलप्ड स्टेट की क्रिएशन के सिवा, डिसफंक्शनल ओवर डेवलप्ड स्टेट की मतलब क्रिएशन के अलावा और कुछ इससे फ़ायदा नहीं हो सकता। तो डायरेक्ट मिलिट्री रूल के जो है ना वो कह लें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को और अपने मुखालिफिन को सप्रेस करते हैं, दबाते हैं। और इसके साथ अर्बन बिजनेस ग्रुप एलिट टू डू थिंग लाइक, लेकिन इसके साथ कुछ ये हो सकता है कि जो एलिट ग्रुप्स होते हैं, एजेरियन एलिट ग्रुप्स जो लैंड लॉर्ड्स वगैरह कह लें, तो वो टैक्स वगैरह जो है वो पे करना शुरू कर देते हैं जो वो पहले नहीं करते होते। कॉलोनियल स्टेट और पोस्ट कॉलोनियल स्टेट की यहाँ पे एक उन्होंने यहाँ थ्योरी डिस्कस की है, ओवर डेवलप्ड स्टेट थ्योरी। ये प्रोफेसर हमजा अलवी हैं, पाकिस्तान के एक स्कॉलर हैं और फिलोसफर हैं। उन्होंने ये एक थ्योरी जो है वो पेश की थी ओवर डेवलप्ड स्टेट की। तो बेसिकली ओवर डेवलप्ड स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है, एक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट होती है, मतलब वो कंट्री, वो स्टेट जो पहले किसी की कॉलोनी रह चुकी है। जैसे पाकिस्तान है वो ब्रिटिश कॉलोनी रह चुका है, ब्रिटिश से आज़ादी हासिल की है। तो ऐसी स्टेट में जब जो है पावर्स वो डिवाइड की जाती हैं,
जब कॉलोनियल जो कॉलोनियल स्टेट होती है उसके अंदर जो पावर्स जो हैं वो डिवाइड की जाती हैं, तो इस तरह होती है कि सेंट्रली जो मिलिट्री होती है, मिलिट्री कह लें, ब्यूरोक्रेसी हो गई, इसके अलावा पुलिस जो सर्विसेज हो गई, जो इस तरह के जो मिलते जुलते मतलब जो हैं अब इस्टेब्लिशमेंट हम कह सकते हैं, तो वहाँ उनको जो है वो पावर्स जो है वो बाकी लोगों से ज़्यादा दी जाती हैं, बाकी सिस्टम से ज़्यादा उनके पास पावर्स होती हैं। तो ऐसी स्टेट में एक इनइक्वालिटी बन जाती है। उस इनइक्वालिटी की वजह से जो अब जो है आम पीपल हैं, आम लोग हैं, उनके दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान एक बहुत ज़्यादा जो गैप आ जाता है, जो क्लैश चलता रहता है, उसको एक ओवर डेवलप्ड स्टेट कहते हैं। तो कहते हैं कि विच सर्वाइव्ड एज लॉन्ग एज इट डिड, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि अगर जो कॉलोनियल स्टेट थी ब्रिटिश राज की, तो वो सर्वाइव कर रही थी, जब तक वो चाह रहे थे वो कर रहे थे। उसकी वजह क्या थी, तो वो डिज़ाइन इसी के लिए की गई थी कि उन्होंने लोगों को सप्रेस करना था, तमाम पॉलिटिकल ग्रुप्स को सप्रेस करना था, दबाए रखना था, उनको डोमिनेट करना था। तो वो इसके लिए बनाई गई थी स्पेशली, इस वजह से उसने यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सर्वाइव किया है। लेकिन जो हमारी पाकिस्तान की पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है, वो इसमें सर्वाइव नहीं कर सकती। इस तरह के उसमें मिलिट्री रूल हो या अथॉरिटेरियन रूल हो, उसको ये सर्वाइव नहीं कर सकती क्योंकि उसको कुछ ना कुछ पास में जो अपनी कानूनी हैसियत है वो साबित करनी पड़ेगी। इसी वजह से डॉक्टर अलवी के प्रोफेसर अलवी के मुताबिक जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेटिक मिलिट्री ओलिगार्ची है, उन्होंने मिल के मतलब ये कह लें कि ये जो मिलिट्री का और ब्यूरोक्रेसी ने मिलकर जो जितने भी यहाँ पे हमारे यहाँ मार्शल आर्ट्स वगैरह इम्प्लीमेंट किए गए हैं, तो उन्होंने ये सबसे पहले कोशिश की है कि कम से कम वो अपने पीछे किसी को कह लें पॉलिटिकल कह लें रिलीजियसली कह लें या मीडिया और इंटेलिजेंस वगैरह को अपने आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने पीछे रखा है, ताकि अपने वो कुछ ना कुछ लेजिटिमेसी जो है वो प्रूव कर सकें किसी हद तक। क्योंकि इसके बगैर प्रॉपर कोई कम से कम थोड़ी बहुत लेजिटिमेसी के बगैर जो एक स्टेट है अथॉरिटेरियन रूल वो नहीं चल सकता आजकल के दौर में। और आज कह लें कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स में ये चीज़ नहीं चल सकती, क्योंकि उनको बनाया नहीं गया इस काम के लिए। तो जो ब्यूरोक्रेसी जो मिल के करते हैं ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री, तो इसका जो एक जो कॉमनलिटी ऑफ इंटरेस्ट होता है, ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री का जो इंटरेस्ट है वो अक्सर कॉमन होता है। तो ये इनका आपस में इंटरेस्ट कॉमन नहीं होता, बल्कि ये स्टेट के जो लीडिंग मेंबर्स होते हैं, मतलब जिसमें कह लें बिजनेस क्लास है, लैंडलॉर्ड्स हैं, और इस तरह के दूसरे जो हैं, और इवन जो इस तरह के काम चले आ रहे हैं वो कॉलोनियल पीरियड से ही चले आ रहे हैं। मतलब वहाँ से जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो नस्ल बदस्ल आ रहे हैं, उनके साथ इनके अच्छे ताल्लुकात होते हैं, मिलिट्री के भी और ब्यूरोक्रेसी के भी, जो उनको बैक एंड सपोर्ट कर रहे होते हैं। कि ये दोनों ही के इंटरेस्ट में नहीं है। मतलब ये अब कहते हैं ना कि जो नजर साहब कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी आएगी तो सॉरी मिलिट्री रूल आएगा तो उसको पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, तो वो किसी भी किस्म की यहाँ पे इसका कोई काम नहीं करेंगे, कोई रिफॉर्म नहीं लाना चाहेंगे जिससे एग्रेरियन और बिजनेस जो हैं ग्रुप्स हैं उनको कुछ उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको कोई ना कोई क्वेश्चनेबल बनाना पड़े। मतलब क्योंकि अगर वो कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाते हैं तो लाजमी बात है इससे जो लैंडलॉर्ड ग्रुप्स हैं या जो बिजनेस टाइकून्स हैं उनको इससे बहुत नुकसान होता है। तो वो उनके साथ अपने जो हैं अपने ताल्लुकात उसको कभी ख़राब नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वही उनकी रूल में रहने की, पावर में रहने की बेसिक वजह होते हैं, बेसिक जो रीज़न होते हैं। तो यहाँ पे एक रोचिटा आर्मिटेज रिपोर्ट, ये रिपोर्ट है एक जर्नलिस्ट कैलन की है कि इन्होंने एक मतलब एक रिपोर्ट पेश की थी कि इसमें उन्होंने 2013 से 2000 जो 15 2013 टू 2015 उन्होंने इस पे एक सर्वे कंडक्ट किया था पाकिस्तान की रूलिंग क्लास के दरमियान, रूलिंग क्लास फैक्शंस के दरमियान, कि वो कहती हैं कि पाकिस्तान के जो रूलिंग क्लासेस हैं जिसमें कह लें कि इंडस्ट्रियल टाइकून्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, या जितने भी लोग हैं वो बड़ी ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन में सर्व कर रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेसी या मिलिट्री के जो बड़े मतलब सीनियर मेंबर्स हैं,
तो उनके एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज कनेक्शंस होते हैं। वो एथनिक डाइवर्सिटी के बावजूद, मतलब अपनी लिसानी और अपनी जो इलाकाई तकसीम के बावजूद, उनको आपस में कोई किसी किस्म के जो हैं वो नहीं होते, आपस में ग्रजेस नहीं होते। तो इसकी बेसिक वजह वो यही है कि वो आपस अपने जो है रूल को वो आगे प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, इसका उनको फ़ायदा होता है। कि जो है पाकिस्तान में, साउथ एशिया में कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो है रूलिंग क्लास की इंटीग्रेशन जो किस तरह से यूनाइटेड है, ये बेमिसल है, मतलब इसको अनप्रेसिडेंटेड है ये। लेकिन ये कह लें कि 1970s के बाद से जो थोड़ी बहुत चेंजिंग्स आई हैं इसमें, किस हद तक जो है रूलिंग क्लास की जो कह लें कि कंपोजिशन है उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग्स आई हैं, लेकिन उतनी प्रॉपर ज़्यादा नहीं है। मिसाल के तौर पे देखें तो कराची के जो इंडस्ट्रियल एलियट्स हैं उनको उनका क्या इन्फ्लुएंस वो काफ़ी रिड्यूस हो गया पंजाबी इंडस्ट्रियल क्लास के वहाँ मर्ज होने की वजह से। और जो के जो बिजनेस इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उनको वहाँ पे पावरफुल होने की वजह से। लेकिन इसके बावजूद जो कि रूलिंग एलिट है वहाँ के, उनको इससे कुछ खास जो है वो फ़र्क नहीं पड़ा, उनकी जो पैसिवनेस थी उसको कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। तो इलियट जो क्लास के हैं वो अपने लोगों को, अपने मतलब रूलिंग क्लास के साथ कनेक्शन को, इंटर रूलिंग क्लास कनेक्शन है उसको मेंटेन करने के लिए वो अपनी कॉन्संगुइनियस जो मैरिजेज हैं, मतलब जो मैरिजेज जो मतलब रिश्तेदारों से बाहर की जाती हैं, वो ये तक कर रहे हैं ताकि अपने जो इंटरेस्ट हैं अपने वो उनको सिक्योर कर सकें, अपने मतलब रूलिंग क्लास के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं उनको इम्प्रूव कर सकें। तो वो ये तक करने को तैयार हो चुके हैं, अपने अपने जो अलाइंसेस हैं उनको स्टील करने के लिए। पाकिस्तान में 1998 में जो न्यूक्लियर टेस्ट जो कंडक्ट किए थे, तो पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा जो है वो सैंक्शंस लग गई थी, क्रिपलिंग सैंक्शंस, बहुत ज़ालिमाना, मतलब कह लें कि वो सैंक्शंस पाकिस्तान पे लगी थी कमज़ोर कर देने वाली। तो इस दौरान पॉलिटिकल क्लास थी वो रिफॉर्म्स जो है इकोनॉमी में कर सकती थी, लेकिन इस पर कोई जो इसको कंसीडर नहीं किया गया। जनरल मुशर्रफ ने गवर्नमेंट को मतलब गिरा लिया 1999 में। तो वहाँ फिर कंट्री को सैंक्शंस का सामना करना पड़ा, पॉलिटिकल आइसोलेशन का करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पे कोई काम नहीं किया गया। तो ये चीज़ एक गाइड है, एक चीज़ रहनुमा है हिस्ट्री हमारी पीछे, कि मिलिट्री ने कभी भी जो चेंजेस को जो है वो अपने कंसिडर नहीं किया, क्योंकि उसने ट्रस्ट इसमें कभी नहीं लिया है, क्योंकि इससे इन चेंजेस से जो ब्यूरो एलियट्स होते हैं हमारी सोसाइटी के, जिनमें लैंड लॉर्ड्स कह रहे हैं, बिजनेस ग्रुप्स हो गए, तो उनका इसमें नुकसान होता है, उनका नुकसान होता है। तो वो गवर्नमेंट जो वहाँ बनी होती है उसको सपोर्ट बेसिकली वही कर रहे होते हैं, तो वो उसको सपोर्ट करना छोड़ देती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट उनके साथ छेड़खानी कभी नहीं करती। तो नज़र थीसिस के मुताबिक वो कहते हैं अथॉरिटेरियन रूल जो है वो ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नेसेसरी है। तो वो एग्जांपल देते हैं चाइना के, ताइवान के, साउथ कोरिया और वियतनाम वगैरह की। तो लेकिन उनका वो इस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं कर पाते कि उन्होंने वो उनकी जो इसकी तरक्की के पीछे, इनके प्रोग्रेस के पीछे असल बेसिक राज क्या था। तो ये स्टेट्स जो थी ये ट्रांसनेशनल कैपिटल और रिएक्शनरी एग्रेरियन इंटरेस्ट, मतलब जो वहाँ पर कदामत पसंद कह लें कि लैंडलॉर्ड से ज़रूरी जो थे, मतलब कह रहे थे वो बड़े बड़े जो टाइकून्स थे, उनके खिलाफ वो खड़े हो गए थे। तो जिसकी वजह से वहाँ पर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे हुई, रिसर्च वहाँ पे और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्या मुमकिन है? तो पाकिस्तान में तो इस तरह से मुमकिन नहीं है ना। अगर पाकिस्तान में इस तरह का रूल लगता है तो वो अथॉरिटेरियन रूल होता है, तो वो होता ही इन लोगों की वजह से है, तो इनके खिलाफ किस तरह एक्शन हो सकता है? तो ये जो थीसिस है नज़र साहब का, ये लॉजिकल नहीं है। अच्छा, दूसरा जो चीज़ होती है ना कि किसी भी स्टेट की प्रोग्रेस की तरफ जो अप्रोच है वो डिपेंड करती है उसकी फॉर्मेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट्स पे, जो इन पॉलिटिकल मूवमेंट्स के बेस बना के वो बना है उस पर वो डिपेंड करती है। अब चाइनीज़ और ताइवान के जो नेशंस हैं, तो वो अपने चाइनीज़ रेवोल्यूशन ऑफ 1911, नेशनल इंडिपेंडेंस और पीपल्स लिवलीहुड, जो एक नारा था डॉक्टर सुन यात सेन
रेवोल्यूशनरी लीडर थे चाइना के। तो ये उनका था, उनको इन्होंने फॉलो किया, उनके गोल्स को अभी तक वो फॉलो कर रहे हैं। अपनी उनकी हिस्ट्री में मतलब काफ़ी सारे जो हैं वो चेंजेस आए हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ वो अभी तक चिपके हुए हैं इसके साथ। और वो अपने इनको मतलब जो अपने इसको फेथफुल रहते हैं अपने गोल्स के साथ, अपने लीडर्स के गोल के साथ, अपनी जो उनकी मूवमेंट्स थी उनके गोल्स के साथ अभी तक वो फेथफुल हैं। तो लैंड रिफॉर्म्स कैसे कैसे हुई है मुख्तलिफ कंट्रीज में, उसका यहाँ पे जिक्र किया गया है कि चाइना और ताइवान ने जो लैंड रिफॉर्म्स के लिए किया था, वो पीपल्स लिवलीहुड को अचीव करने के लिए उन्होंने लैंड रिफॉर्म की थी। तो जो चाइना सोशलिस्ट रेवोल्यूशन था, उसकी वजह से क्या हुआ कि लैंड लॉर्ड क्लास को उन्होंने ओवरथ्रो कर दिया था, उसको उन्होंने बैक एंड पे डाल दिया था चाइना में, सॉरी ताइवान में। तो और इसके साथ क्यूमिंगटैन पार्टी जो थी उसने भी ये डिसाइड किया कि वो लैंड लॉर्ड्स को डिफेंड नहीं करेगी, उनके मफादात को डिफेंड नहीं करेगी। उन्होंने भी एक मुकम्मल जो है लैंड रिफॉर्म्स वो अपने अपने ज़ेर असर इलाकों में की लैंड रिफॉर्म्स। तो इसकी वजह से इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जो इलिटरेट कह लें फार्मर्स थे, जो कल्टिवेटर्स थे, वो इंडिपेंडेंट हो गए, उनको अपनी आगे मार्केट्स तक रसाई मिल गई, वो टैक्स पेयर्स हो गए इस तरह से उनको, और टैक्स कंज्यूमर्स हो गए, टैक्स जो कमोडिटीज थी उनके कंज्यूमर हो गए, तजारती सामान के कंज्यूमर बन गए। तो इससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। साउथ कोरिया में लैंड रिफॉर्म्स जो हैं तो वो ऐसे आई हैं कि कम्युनिस्ट जब कंट्रोल में थे कोरियन वार में, ड्यूरिंग द कोरियन वार, तो साउथ कोरियन जो गवर्नमेंट थी उसने इनको मतलब बाद में भी जारी रखा। लैंड रिफॉर्म उस दौर में शुरू हुई थी कोरियन वार के दौरान, और इसको बाद में भी इसको जारी रखा गया साउथ कोरिया में। तो वियतनाम में जो किस तरह की हैं, वो हो ची मिन जो थे वो फ्रेंच रूल से आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। तो उनका जो एम था वो भी चाइनीज़ रेवोल्यूशनरीज की तरह ही था। उन्होंने 1954 में जो है फ्रांस को डिफीट करने के बाद नॉर्थ वियतनाम में लैंड रिफॉर्म्स जो हैं वो लागू कर दी थी। तो जब साउथ वियतनाम और इसको जब मतलब यूनाइट किया गया दोनों साउथ और नॉर्थ वियतनाम को, तो जो लास्ट जो मतलब डिस्ट्रक्शन हो चुकी थी पहले ही साउथ वियतनाम में 1975 तक, उसकी वजह से वो मतलब इस तरह का सीन ही नहीं बन सकता था कि लार्ज लैंड होल्डिंग्स अभी किसी के पास रह गई हों, तो वो पहले ही एंड हो चुकी थी। तो वहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो गई थी। तो साउथ में जो गवर्नमेंट ने कोशिश की थी कि वो एक ही मतलब कलेक्टिव सिस्टम के अंडर, रूल के अंडर ले आए उसको, एग्रीकल्चर को, लेकिन ऐसा उनके लिए मुमकिन नहीं हो सका। तो उसको उन्होंने स्मॉल लैंड होल्डिंग्स की बेस पर जो थे फार्म ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, उसको दोबारा से उन्होंने बहाल कर दिया। पाकिस्तान में प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही? इसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान जो है ना, उसमें जो राइटर के मुताबिक लैंड रिफॉर्म्स जो हैं वो अभी तक नहीं की जा सकी। अगर लैंड रिफॉर्म्स करते हैं पाकिस्तान में, तो पॉवर्टी भी एंड हो जाएगी और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब लोगों के पास जो थाउजेंड्स ऑफ एकर्स कह लें लैंड है, तो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो उसको क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा कि पाकिस्तान पॉलिटिकल रिएक्शनरी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जो एक क़दामत पसंद पॉलिटिकल सिचुएशन है एग्रेरियन लैंडलॉर्ड्स की, तो उससे मुल्क को जो है वो छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा, टुडे the state in Pakistan which has not meaningful land reform is still saddled with the enormous political influence of। पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म्स ना होने की वजह से क्या हो रहा है कि एग्रेरियन जो एलिट है उनका इन्फ्लुएंस वैसे का वैसा है, वो टैक्स भी पे नहीं कर रहे, स्ट्रक्चरल चेंजेस को भी अपोज करते हैं, किसी भी किस्म की जब कोई रिफॉर्म्स वगैरह की बात होती है उसको अपोज कर रहे होते हैं। और जो एक्चुअल मतलब जो कह लें कि जो काश्तकार है, जो ज़मीन में काश्तकारी करता है, उसको अभी तक वो गरीब की गरीबी है, उसको गरीब रहने पे मजबूर किया गया है, वो उसी पावर्टी में रह रहा है। इंडिया में देखें तो लैंड लॉर्ड्स जो थे उनकी अपने पावर्स को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स की गई हैं। तो केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पंजाब में इस तरह की बहुत सी जो हैं वो लैंड रिफॉर्म्स की गई हैं, तो वहाँ प्रॉस्पेरिटी जो है वो इंक्रीज़ हो गई है।
तो यहाँ पे इन स्टेट्स में इसका लैंड रिफॉर्म्स का क्या फ़ायदा हुआ कि वहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ भी कम हो गई है। तो ये एक प्रिडिक्शन है स्कॉलर की। तो वो कहते हैं कि जहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ केयर जो है वो लोगों को प्रोवाइड की जाए तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम हो जाती है। अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में ऐसा नहीं भी होता, पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाए, लेकिन इससे मैयर्स तो ऐसे ले सकते हैं इसके ज़रिए से कि जिससे पॉवर्टी है वो ख़त्म हो सकती है। अच्छा, कंक्लूड करते हैं कि पाकिस्तान में जो है ना ब्यूरोक्रेसी, उसको इस तरह से नहीं बनाया गया जिस तरह से साउथ कोरिया और ताइवान में थी। तो उन्होंने वहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए मतलब बहुत ज़्यादा वो ज़रूरी थी। तो उन्होंने वहाँ पे ऐसे मतलब तरीक़ाकार वो मुहैया किए, प्रोवाइड किए, जिसके ज़रिए से लोकल कैपिटल ट्रांसनेशनल कैपिटल को उन्होंने स्टेट के कंट्रोल में रखा, ना कि लोगों के आम एंटरप्राइज के कंट्रोल में। तो इसके क्या फ़ायदा हुआ कि ये डोमेस्टिक मार्केट्स जो हैं उनको प्रोटेक्शन में ये बहुत ज़्यादा इसका रोल था फॉरेन कंपटीशन से। तो ट्रांसनेशनल कैपिटल स्टेट और लोकल कैपिटल के दरमियान जो एक रिलेशन है साउथ कोरिया और ताइवान में, यही वो वजह थी जिसकी वजह से वहाँ की जो है अपना कह लें कि पर लोकल जो मतलब लोग थे उनको इसका क्या फ़ायदा हुआ जो लैटिन अमेरिका में नहीं हुआ। तो लैटिन अमेरिका में यही था कि वहाँ पे जो स्टेट के कंट्रोल में नहीं थी, ये जो है कैपिटल जो है वो ट्रांसनेशनल कैपिटल हुकूमत के कंट्रोल में नहीं था, गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं था। क्रिएशन ऑफ आर द की स्टेप्स प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये की स्टेप्स हैं पाकिस्तान के लिए और ये पाकिस्तान में पॉसिबल भी हैं। वोकेबलरी की तरफ आते हैं। इंट्रेंच होता है फिक्स, फैमिली और सिक्योरिटी। इक्विटेबल होता है फेयर, मतलब इंसाफ पसंद आना। क्या कहते हैं इसको, मेटिकुलसली मार्क्ड बाय प्रिसाइज अकॉर्डेंस विद डिटेल्स। ट्रांसनेशनल, जिसमें बहुत सी नेशंस जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। जो विशिष्टिट्यूड है कि सर्कमस्टांसेस में जो वेरिएशन होती हैं, चेंजिंग होती हैं, या फॉर्च्यून में जो चेंजेस होती हैं उनको विशिष्टिट्यूड कहते हैं। तो उन स्टेट्स के एरिया के नाम लिखें जिनमें लैंड रिफॉर्म्स की गई हैं। ये कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं। जी, नेक्स्ट है हमारे पास सेफ गार्ड।